एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से। ठीक है, और ये है कंटेम्प्रेरी इंडिया का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इंडिया और ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम आज। क्लास 9 का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। पिछले 4 चैप्टर्स में हमने इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट के बाद हमने उसका फिजिकल फीचर्स पढ़े थे, उसका साइज एंड लोकेशन पढ़ा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब हमने देखा कि नॉर्थ में तो एकदम माउंटेन एरिया है, और अगर हम साउथ में जाए तो एकदम पेनिसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल यूनिक रहती है। कभी कहीं पे तो एकदम ठंड हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बारिशें हो रखी है, और कहीं पे एकदम ही सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इतना सारा डिफरेंस है, इतनी सारी चीज़ें। जैसे ये जो क्लाइमेट, अब जैसे कोई भी है, कोई भी हैबिटेट, कोई भी ह्यूमन, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल, सब लोग किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उस जगह का क्या क्लाइमेट है, क्या एनवायरनमेंट है, इस चीज़ पे। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, एक खेतड़ी का प्लांट होता है जो होता है, ठीक है, जो उगता है राजस्थान में। तो ये जो प्लांट है, ठीक है, तो ये कीकर का प्लांट मान लेते हैं, खेतरी छोड़ो, कीकर का प्लांट मान लेते हैं। तो ये कीकर का प्लांट है, ये कहाँ उगता है? ये मोस्टली राजस्थान के जगह पे उगता है, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, और ये डेजर्ट वाली लैंड पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ये एक टाइप का कैक्टस भी माना जाता है। ठीक है, अब अगर आप सोच सकते हो कि ये वाला पेड़ उग रहा है एकदम साउथ, जहाँ पे इतना सारा डेल्टा बेसिन बना हुआ है, जहाँ पे इतना सारा पानी, इतना अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, कभी भी नहीं। क्योंकि वहाँ पे किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल चंदन के पेड़ वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मतलब हर एक प्लांट के लिए, हर एक एनिमल के लिए, हर एक वाइल्ड लाइफ, हर चीज के लिए क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। अब वेरी करता है, उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। चाहे हम नॉर्थ में देखें तो माउंटेन्स है, वेस्ट में देखें तो डेजर्ट है, इधर देखें तो फ्लड प्रोन एरिया एज वेल एज बहुत सारा अच्छा एग्रीकल्चर के लिए वेजिटेशन है, या फिर हम साउथ में देख लें तो बहुत सारे हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है। अब ये जो चीजें हैं, ये सब क्या इंक्लूड करती होंगी? प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ। अब ये जो प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत ज्यादा डिफर करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्थ में देखें तो हमें स्नो लेपर्ड मिलते हैं, जबकि हम वेस्ट राजस्थान में देखें तो हमें सिंपल जो वो धारी वाले लेपर्ड्स होते हैं ना, वो वाले देखने मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम साउथ में बात करें तो हमारे पास बिल्कुल अलग टाइप के प्लांट होंगे, जैसे सागवान का ट्री हो गया, चंदन का ट्री हो गया। बट अगर हम वहाँ की बात करें, सुंदरबन डेल्टा वगैरह इन सब के एरिया में, पर अगर हम एकदम वेस्ट राजस्थान की बात करें, या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हमें एप्पल ट्रीज मिलते हैं, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमें कीकड़ी के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एकदम डिफरेंस हो जाता है इन सब चीज़ों में, दोनों ही फ्लोरा में और फोना में। अब देखो, बात आती है कि फ्लोरा और फोना क्या होता है। फ्लोरा क्या इंक्लूड करता है? सारे प्लांट, सारे जो हर्ब्स, शर्ब्स, या फिर जितने भी हमारे फ्लावर्स का हो गया। ठीक है, तो ये फूल आपको चाहिए, ये लो। और इसके बाद हमारे पास आता है फोना। तो फोना में क्या इंक्लूड आता है? ये मैंने मंकी बना रखा है, तो ये जो मंकी है, ये इंक्लूड करता है सारी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इन द सेंस कि जो भी सारे मैमल्स हो गए, जो भी सारे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के अलावा हमारे पास जितने भी सारे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के अलावा हमारे पास जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, तो वो सब भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो फ्लोरा इंक्लूड करता है सारे प्लांट्स और सारे फ्लावर्स की स्पीशीज, और फोना इंक्लूड करता है सारी वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब देखो, इंडिया की बात हम कर रहे थे। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे स्टैंड करता है। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा यूनिकनेस है फिजिकल फीचर्स की, तो हमारे पास डाइवर्सिटी होगी फ्लोरा की और फोना की, तो हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे स्टैंड करता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इतनी मेगा बायोडाइवर्सिटी है कि तू इतने सारे 195 या 194 कंट्रीज है हमारे इंडिया में, तो उसमें से 12th नंबर पे इंडिया ही आ रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हम फ्लोरा की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरा में 14,000 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि हमें स्टैंड करवाता है पूरे वर्ल्ड में 10th लेवल पे, और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में 4th लेवल पे। इसके अलावा हमारे पास है 15,000 फ्लावरिंग स्पीशीज। ठीक है, एज वेल एज नॉन फ्लावरिंग। देखो, फ्लावरिंग स्पीशीज में हमारे पास 15,000 ऐसी फ्लावर्स की स्पीशीज है जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे पूरे वर्ल्ड में 100% फ्लावर्स है, तो उसमें से 6% फ्लावर्स पूरे इंडिया में ही है। ठीक है, इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग स्पीशीज भी है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एल्गे, फंगाई एंड फर्न्स।
और अब ये हमारा फ्लोरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फौना पे आते हैं। 9000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के भी 9000 स्पीशीज है हमारे पास, एज वेल एज फिश वेराइटी भी है, फ्रेश वाटर की, मरीन वाटर की, एज वेल एज सॉल्टी वाटर की। ठीक है, हमारे इंडिया में इतनी सारी वेराइटी है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब हम समझते हैं कि ऐसे जो प्लांट्स जो कि अनबॉदर्ड है किसी भी ह्यूमन हेल्प से या फिर किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से, ये अपना काम खुद से नेचुरली करते हैं, इनका उगना मरना सब कुछ नेचुरली अपने आप ही देखते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। और इसी नेचुरल वेजिटेशन को नाम दिया गया है वर्जिन वेजिटेशन, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इंक्लूड नहीं होता, सब काम नेचुरली होता है। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग कि ये जो वाइल्ड लाइफ और ये प्लांट्स हैं इनको अफेक्ट क्या क्या चीजें करते हैं। तो 3 चीजें हैं हमारे बुक में। ठीक है, सबसे पहला तो रिलीफ फीचर, सेकंड इज द क्लाइमेट एंड थर्ड इज द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम रिलीफ फीचर क्या है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना को, तो वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर आता है लैंड। कोई भी जगह, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, उसके वही बेस होता है कि कैसे टाइप के यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे या फिर कैसे टाइप के यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन या फिर वेजिटेशन ग्रो होगा। तो देखो, नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कैसा वेजिटेशन उगना है, कैसे टाइप के पेड़ होने हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से, कि क्या है उस लैंड का नेचर। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज द फर्टाइल लैंड। अगर फर्टाइल लैंड है तो हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये गंगा रिवर के जो डेल्टास बनते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के, या फिर तो इधर की लैंड क्या है, फर्टाइल है, यहाँ पे उपजाऊ है, ठीक है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी है। तो अगर हम लैंड की भी बात करें बेसिकली, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। उसके अलावा अगर हमारे पास अनएडल्टिंग और रफ लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे उग जाते हैं ग्रास लैंड या फिर हमारे ये वुडलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे वुड्स वगैरह उग जाती है, बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। किस वजह से, जो कि ये चीजें देती है, ये जो ग्रास लैंड होता है या फिर ये जो वुडलैंड होता है, ये क्या देते हैं, ये शेल्टर देते हैं वाइल्ड लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल कोई कबूतर है, कबूतर उठ के आया, पेड़ पे घोंसला बना लिया, शेल्टर मिल गया। ठीक है, अगर कोई एनिमल है, स्नेक है, ये सब चीजें यही रहती हैं, ठीक है, इन द रफ और वुडलैंड टाइप एरिया में। ठीक है, ये बहुत अच्छा नेचुरल वेजिटेशन देती है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड में नहीं रहती, यहाँ पे भी रहती है, पर यहाँ पे काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू ये जो रफ और ग्रासलैंड वाले एरियाज बन जाते हैं, जो कि शेल्टर देते हैं वाइल्ड लाइफ को। अब देखो, लैंड कंप्लीट हो गया हमारा, तो इसके बाद हमारे पास आती है सॉइल। अब सॉइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, किस चीज का, कि क्या किस टाइप का हमारे पास वेजिटेशन ग्रो होगा। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। जितने तरह की सॉइल होगी, जिस तरह की सॉइल होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा पेड़ वहां पे उगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थार डेजर्ट राजस्थान में जाते हैं, तो हमारे पास सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल में हमेशा कैक्टस का प्लांट, ठीक है, इसके अलावा थॉर्नी, जिनमें ऐसे पेड़ जिनमें कांटे हों, ठीक है, कांटे 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 कांटे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास वेट एंड मार्शी लैंड है या फिर डेल्टिक सॉइल आ रही है, हमारे पास अच्छी वाली सॉइल आ रही है, तो हमारे पास मैंग्रोव के पेड़, ठीक है, या फिर डेल्टिक वेजिटेशन उग जाएगा। इसके अलावा अगर डेप्थ ऑफ सॉइल देखी जाती है कि कितनी डेप्थ है सॉइल की, ठीक है, तो अगर इस सॉइल की इतनी डेप्थ आ रही है, तो इस पे कैसे पेड़ उगेंगे, कॉनिकल ट्रीज। कॉनिकल ट्रीज होते हैं जो ऐसे कोन शेप के ट्रीज होते हैं, ट्रायंगल शेप के ट्रीज होते हैं, ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, स्नो एरिया में। ठीक है, तो स्नो एरिया के ट्रीज को क्या बोलते जाता है, कॉनिकल ट्रीज, जो कि डेप्थ ऑफ सॉइल और हिल स्लोप्स में मिलते हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्लाइमेट। अच्छा, अब दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर, पूरा 4 चैप्टर हमने क्लाइमेट के ऊपर पढ़ा, बहुत अच्छे से हमने समझा उसको। तो अब हमारे पास ये पता है हमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सनलाइट के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा नेचुरल वेजिटेशन रिलाई करता है। अब कैसे रिलाई करता है, कि जो सबसे पहली चीज है हिमालयन, ठीक है, हिमालय एवरेज हाइट इज 915 मीटर। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा फॉल इन टेम्परेचर होगा। ऑल्टीट्यूड हमने पढ़ा था कि जितने ऑल्टीट्यूड पे हम जाएंगे उतना ही टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है, नीचे जाएगा, माइनस में जाता जाएगा। तो देखो, हिमालय की एवरेज हाइट रहती है 915 मीटर्स, ठीक है, और ये फॉल इन टेम्परेचर इफेक्ट करता है, जो कि इफेक्ट करता है एज वेल एज द वेजिटेशन एंड चेंज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन वेजिटेशन। अब देखो,
ऑल्टीट्यूड हिमालय का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रॉपिकल वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन, ये सब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि जितना टेम्परेचर हमारे हिमालय का है उतना टेम्परेचर हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन का नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन का नहीं है, एल्पाइन वेजिटेशन का नहीं है, ठीक है। तो जो जो जहाँ जहाँ का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वेरी करता है। क्या वेरी करता है? हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर हमारे पास बात आती है कि सन हमारे ये नेचुरल वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट करता है। अब देखो, जब भी हमने छोटे बच्चे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सन होता है वो क्या करता है? पेड़ में खाना बनाता है, ठीक है, पेड़ को एज अ खाना बनाता है। हम छोटे छोटे बच्चे थे तब हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे ये चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? सनलाइट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। क्या रोल रहता है कि वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, जो भी वेरिएशन रहती है सनलाइट की ड्यूरेशन की, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है वो 5 घंटे सूरज आता है, एक जगह है 8 घंटे सूरज आता है, तो कौन सा पेड़ ज्यादा अच्छा उगेगा? 8 घंटे वाला। पर ऐसा नहीं कि उसके अलावा ये सिर्फ सनलाइट ही मैटर नहीं करती, उसका टेम्परेचर ये भी करता है। कि जैसे देखो, अगर हम चलते हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयन रीजन में गए, कॉनिकल ट्रीज है, ठीक है। अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, एप्पल्स आ रहे हैं इन ट्री में, ठीक है। तो ये जो एप्पल्स है, अब इसमें क्या आ रही है? 8 घंटे की धूप आई एक दिन, और अगले दिन आई 5 घंटे की धूप। तो कौन सी में ये ट्री ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा? 8 घंटे वाली धूप में, क्योंकि सन अगर मिलता है किसी भी ट्री को तो ये ग्रो करते हैं फास्टर, ठीक है। तो जो सनलाइट है वो वेराई करती है, किस चीज से वेरी करती है? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ड्यूरेशन ऑफ द डे से, ठीक है। कहाँ पे कितनी देर के लिए सन आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन से पड़ रहा है, कितने ज्यादा तुम्हारे सर के ऊपर सन है या फिर कैसे है, सन की क्या ड्यूरेशन रह रही है एक दिन की, तो वो सब भी वेरी करता है। और उससे ऊपर ही सनलाइट वेरी करती है। सनलाइट किस पे डायरेक्टली वेरी करती है? कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी सनलाइट की उतना ज्यादा हमारा जो पेड़ है, फॉरेस्ट का एरिया है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो ज्यादा ग्रो करेगा। तीसरी चीज आती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमने समझा, बारिश कैसे अफेक्ट करती है? एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल इक्वल टू डेंस वेजिटेशन एज वेल एज थिक फॉरेस्ट। जितना भी एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो रही है, आपने कभी नॉर्थ ईस्ट की साइड गए हो या फिर कभी भी उसके जगह के बारे में देखा हो, तो बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल है, फ्लड प्रोन एरिया है। एज वेल एज अगर तुम साउथ की साइड गए हो तो तुम वेस्टर्न घाट्स में देखोगे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है ना, मानसून आता है वहां से सारा। तो क्या होता है, ये जो जितने भी जिस जगह पे जितनी ज्यादा बारिश होती है उतने ज्यादा तो डेंस वेजिटेशन, उतने ज्यादा घने फॉरेस्ट, उतने ज्यादा थिक फॉरेस्ट वहां पे देखने मिलते हैं, ठीक है। ये चलता है जून टू सितंबर, ठीक है, मानसून हमारा, मानसून चलता है जून टू सितंबर। अब नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है, और या फिर सिक्किम का एरिया हो गया, या फिर और भी एरियाज हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले। इसके अलावा साउथ वेस्ट, जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स में बहुत थिक फॉरेस्ट मिलते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि ईस्टर्न घाट्स में कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक की साइड। अब देखो, दो चीजें और इफेक्ट करती हैं हमारे फ्लोरा फौना या फिर नेचुरल वेजिटेशन को, वो देखते हैं। तो पहले इकोसिस्टम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में दोनों चीजें एक साथ मिलकर रहती है, क्या क्या? प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किस चीज की वजह से? किस चीज की वजह से हम इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं कि नेचर ऑफ प्लांट्स, कैसे तरह के प्लांट्स उग रहे हैं, वो ही डिटरमाइन करता है कि कैसे तरह की एनिमल लाइफ इस जगह की होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल ही पेड़ एकदम बेकार वाले पेड़ उगते हैं, ये पेड़ अच्छे वाले पेड़ नहीं है, ये ऐसे पेड़ है ना, ठीक है। तो ये जो पेड़ है ये अच्छे वाले उग नहीं रहे, तो इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ वहां पे होगी नहीं। बल्कि जब अगर हम देखें ऐसे कोई प्लांट जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्लांट्स हो, या फिर ऐसे प्लांट जहाँ पे बहुत अच्छा डेंस एरिया हो, थिक फॉरेस्ट हो, तो वहां पे ज्यादा अच्छा एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ मिलेगा हमें। अब इसके बाद ये भी बात आती है कि जो ह्यूमंस है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है इकोसिस्टम का। पर ह्यूमन है ना बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है इस इकोसिस्टम को, एनिमल्स को भी एज वेल एज हमारे प्लांट्स को भी। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ओवर यूटिलाइज कर देते हैं। ह्यूमंस की ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, और वो इतना ज्यादा इस चीज को यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। यूज करने से क्या होता है, वो चीजें या तो एक्सटेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे शेर की बात कर ले,
तो शेर हमारा ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो रहा है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम शेर बचे हैं और हमारे वाले ये राजस्थान वाले एरिया में तो काफ़ी सारे कम हो गए। जबकि अगर हम 2010 से कंपेयर करें या फिर 2004 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा शेर लोग वगैरह थे यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हो, और प्लांट्स का भी हम इतना एक्सेसिवली यूज करने लग जाते हैं कि उस चीज को जब तक एक्सटेंड नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तो फिर हमको चैन ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास एक बात आती है कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए होते हैं। अब देखो फॉरेस्ट इतने सारे हमने उगा तो रखे हैं, हमारा इतना सारा इंडिया का एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से, पर अब तो फिर भी बहुत ज्यादा कम है। तो वो हम नीचे वाले पॉइंट्स पे पढ़ेंगे तो कैसे कम हुआ, क्या चीजें हुई, ऐसी क्या ह्यूमंस ने ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से कम हुआ, पर ऐसे चीजें हैं जो जिससे कि फॉरेस्ट हमें बेनिफिट करता है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट एक सोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा ये एनहेंस करता है द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें और अच्छी ताज़ी हवा देते हैं, एयर क्वालिटी अच्छी करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि कंट्रोल इन सॉइल एरोजन, जो भी सॉइल एरोजन होता है फ्लड से या फिर किसी भी चीज से, तो उसको कंट्रोल करते क्या रखते हैं, कैसे कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो उसको जकड़ के रखती है सॉइल को, ठीक है। जितने पेड़ उगे रहेंगे उतना ज्यादा कम सॉइल एरोजन होगा, चाहे फ्लड आए, चाहे प्रोन आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। जितना ही पानी भर ले तो फिर क्या होता है, इससे सॉइल एरोजन भी कम होता है, कंट्रोल में रहता है। इसके बाद मॉडिफाई क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, जो फॉरेस्ट होता है वो क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करता है कि जितने भी घने जंगल होते हैं तो उसमें थोड़ा ठंड ठंड रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी इससे वेरी करता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे तरह की इंडस्ट्री लगती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है हमारे इंडिया में फॉरेस्ट से ही, ठीक है। लाइवलीहुड फॉर कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती है जो आज तक भी जंगलों में रहती है, और ये जो सारी कम्युनिटीज होती हैं ये वहीं पे अपना खाना पानी सब कुछ करती है, ठीक है। मैं आपको एक बैक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ना स्काउट में थी, ठीक है। तो हमें ना ऐसे 7 दिन के कैंप होते थे, तो हम वहाँ पे जाते थे और एकदम हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच छोड़ दिया जाता था, हमें टेंट वगैरह देके। तो हम उस दिन मतलब हम ऐसे 8-8 लड़कियों का ग्रुप डिवाइड होता था, और उसमें हम लोग टेंट लगाते थे, ठीक है। तो टेंट लगाया, ठीक है, और अब हमें अपना सारा देखना होता था, खाना पानी सब कुछ। तो हम रिवर्स जो पास में फ्रेश वाटर लेक होती है उसमें से पानी लेके आते थे, ठीक है। कुछ बच्चों की ड्यूटी होती थी कि वो पानी लेके आना है, फिर हमें खाना बनाना है, तो खाना तो हम ऐसे आटा वगैरह तो ले आए जैसे तैसे जो भी, पर हमारे पास अब बनाए कैसे उस खाने को, तो हम लकड़ियाँ लेके आते थे, ठीक है। रात को हमारे जब सब लोग साथ मिलके बैठते थे तो म्यूजिक फेस्टिवल होते थे, कोई गिटार बजा रहा होता था, ठीक है। तो मतलब एकदम ऐसे ही अच्छी फॉरेस्ट वाली लाइफ भी हम जी के आए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे मैं वो वाली कम्युनिटी में नहीं हूँ, पर मेरे को ऐसे ऐसे दिन देखने को मिले हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो पर वहाँ पे अभी भी फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी अभी भी कम्युनिटीज़ रहती है जो वहीं पे ही रहती है, तो उनका खाना पानी, उनको शेल्टर होम प्रोवाइड कौन कराता है, फॉरेस्ट कराता है। इसके अलावा कंट्रोल विंड फ्लो एंड रेनफॉल, विंड की डायरेक्शन का फ्लो भी बदल देता है काफी बार फॉरेस्ट, और रेनफॉल को भी कंट्रोल में रखता है। इसके बाद ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। सॉइल को तो क्या देता है, ह्यूमस देता है फॉरेस्ट, और शेल्टर देता है वाइल्ड लाइफ को, एज वेल एज ह्यूमंस को भी देता है शेल्टर। कल्टिवेटेड लैंड एंड गेजिंग पास्चर्स, लैंड है ना बहुत कल्टिवेटेड लैंड, कि उस पर कल्टिवेशन बहुत इजीली हो जाए, इतनी फर्टाइल लैंड, बढ़िया लैंड फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। और गेजिंग ऑफ पास्चर्स, की जिसके भेड़ बकरी गाय भैंस जो भी होती है सबके, तो वो उन सब को खाना खिलाना, चारा खिलाना, तो वो सारे काम भी गेजिंग ऑफ पास्चर्स, ठीक है। और माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन, माइनिंग और अर्बनाइजेशन में भी हेल्प करता है, फॉरेस्ट को काट काट के अर्बनाइजेशन कर देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं। अब देखो फॉरेस्ट हमारे लिए यूटिलाइजेशन के लिए तो है ही, इसके अलावा हम इसको ना ओवर यूटिलाइज कर देते हैं, कि ओवर गेजिंग करा देना पास्चर्स की, फॉरेस्ट काट काट के अपना बिल्डिंग्स बना देना, माइनिंग का काम इतना कर देना, फॉरेस्ट के आसपास जो नदियां बह रही हो उनको पोल्यूट कर देना, ठीक है। इसके अलावा सॉइल वगैरह में खराब चीजें मिला देना, जो एनवायरनमेंट जो तुम खराब कर देते हो उसको सॉइल में मिल ही जाता है, सॉइल में मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, सॉइल भी खराब हो जाती है, उसकी जो सॉइल क्वालिटी होती है वो भी खराब हो जाती है, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि फॉरेस्ट होते हुए भी उसको एकदम बेकार कर देती है, क्योंकि क्या है उसमें मेनली रहता है ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले में कि कैसे कैसे टाइप के हमारे पास वेजिटेशन है, ठीक है। उससे
अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमारे इंडिया में कितने तरह से फॉरेस्ट डिवाइडेड है। तो सबसे पहला हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्वेरस, फोर्थ इज मैंग्रोव, नहीं फिफ्थ इज मैंग्रोव एंड फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो हमें कैसे याद करना है इसको, ई से तो हमारा क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डी से डेसिडियस फॉरेस्ट, टी से थॉर्न फॉरेस्ट और उसके साथ टी के साथ एस भी आएगा, EDTSMM, ठीक है, EDTSMM। और एम से हमारा कौन सा वाला फॉरेस्ट है, ये माउंटेन फॉरेस्ट। इसके अलावा हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट, EDTSMM, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहला वाला फॉरेस्ट पढ़ेंगे जो कि है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे अब देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें डिनोट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास रेनफॉल इसमें हैवी रेनफॉल हो रहा है। कितना रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके जो पेड़ों की ऊंचाई है, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, 60 मीटर, और इससे ज्यादा भी चले जाते हैं। इसके अलावा इसका जो पूरा रीजन है थ्रू आउट द ईयर ये फॉरेस्ट रहते हैं वार्म एंड वेट रीजन, ठीक है। बारिश भी होती है पर गर्मी के मौसम में ही रहते हैं, गर्माहट रहती है। इसके अलावा ट्रीज भी उगते हैं, श्रब्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी उगते हैं। अब देखो ट्रीज तो अपने ये ट्री हो गया, ठीक है। इसके साथ ही इस पे लपेटती हुई बेलें जिनको बोलेंगे क्रीपर्स, और इसके आसपास ये उगे हुए हैं श्रब्स, ठीक है। अब ये हो गया ग्रीन ऑल ईयर। इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है किस दिन इसमें पतझड़ होना है, कोई मौसम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सारा टाइम ये ग्रीन ही रहते हैं। ये अपने धीरे धीरे ऐसे अपने आप से निकाल देते हैं अपने सूखे पत्ते, इसमें पता ही नहीं चलता क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रीज, जो मेजर ट्रीज है जो कमर्शियल लेवल पे काम आते हैं, वो कौन कौन से ट्रीज आते हैं, उसमें ट्रीज है इबोनी, महोगनी, रबर ट्री, रोजवुड ट्री, सिनकोना ट्री, ठीक है। तो ये 5 तरह के ट्रीज इसमें कमर्शियल ट्रीज है, ठीक है। इन सारे ट्रीज से इनको बेचा जाता है। इसके अलावा इसमें एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, एलिफेंट एनिमल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है वन हॉर्न राइनो, ठीक है, एक सींग वाला जो राइनो मिलता है वो भी इसमें है, मंकी, लेमूर और डियर। मंकी मैंने उधर बनाया था ना अभी पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें देखना, ठीक है। तो मंकी मिलता है इसमें, लंगूर मिलता है और डियर, ठीक है। अच्छे अच्छे डियर मिलते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर से। इसके बाद इसका जो एरिया है वो कौन कौन सा एरिया इंडिया में, वेस्ट बंगाल और असम का एरिया ये कवर करता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे स्नेल, बर्ड्स, बैट्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्नेल, ठीक है। स्नेल तो वो क्या बोलते हैं उसको, स्नेल को बहुत फनी सा घोंगा घोंगा बोलते हैं, फनी लगता है मुझे काफी सुनने में, ठीक है। इसके अलावा स्नेल में स्नेल 2 बार क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है। बर्ड्स, स्लॉथ्स और बैट्स, ठीक है, ये सब मिलते हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले फॉरेस्ट में जो कि है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, EDTSMM, EDTSMM, ठीक है। अब बढ़ जाए सेकंड वाला, द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को बोला जाता है मॉनसून फॉरेस्ट क्योंकि इसमें रेनफॉल रिसीव होती है 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक। अब देखो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे, बट पहले अभी हम ये देखते हैं कि शेड ऑफ लीव्स क्या होता है 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर सीजन। जब भी गर्मियों का मौसम आता है तब 6 से 8 हफ्तों के लिए एकदम सूखा सा हो जाता है फॉरेस्ट, बाकी थ्रू आउट द ईयर ये एकदम हरा भरा रहता है, ठीक है। 6 से 8 हफ्तों के लिए इसका पतझड़ होता है, और हमने क्या पढ़ा 200 से लेके 70 सेंटीमीटर तक इसमें बारिश होती है। अब देखो जो मैं बोल रही थी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो सबसे पहले है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सेकंड इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब सबसे पहले चलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। इसमें क्या है, जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है उसमें रेनफॉल होता है 200 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। तुम लोगों को इधर से दिख रहा है या फिर मैं ऐसे पढ़ा दूं, ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन सा एरिया कवर्ड होता है इसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुवाहाटी, गुवाहाटी तो असम की कैपिटल ही है, ठीक है, और आसाम वगैरह ये सारे इंक्लूड होते हैं, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स सारी। इसके बाद फुट हिल्स ऑफ हिमालयस ये सब इंक्लूड होगा। इसके बाद झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, और झारखंड का एरिया इंक्लूड होगा, और छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है। ये तो इसका एरिया हो गया। अब इसमें कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, तो सबसे पहले टीक का ट्री, ठीक है, बम्बू ट्री मिलते हैं, साल मिलता है, शीशम मिलता है, और काफी सारे ट्रीज है इसमें तो, ठीक है। ये सैंडलवुड के पेड़ जो मैं बता रही थी अभी इतनी देर से, सैंडलवुड के पेड़
ठीक है, वो मिलता है खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी के ट्रीज। इसके बाद ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद आता है हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या है, रेनफॉल उसमें कितनी होती थी 200 से लेके 70 सेंटीमीटर, और इसमें कितनी होती है 100 से लेके 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू, इसके एरियाज क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया कवर करती है। इसके बाद इसके मेजर कमर्शियल ट्रीज कौन कौन से, टीक, टीक उसमें भी था ना, साल, साल उसमें भी था, है ना, पीपल, पीपल अलग है और नीम अलग है। अब देखो इसमें मेजर एनिमल्स क्या पाए जाते हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। ठीक है, और बर्ड्स मिलती है इसमें काफी तरह की, लिजर्ड्स मिलती है और टॉर्टोइज और स्नेक्स वगैरह भी घूमते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले वाले फॉरेस्ट, जो कि है कौन सा वाला फॉरेस्ट, जो सूखा फॉरेस्ट है। अच्छा, अब देखो हम पढ़ रहे हैं कि द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। पिछले वाले स्लाइड में मैंने स्वेरल्स लिखा था, तो ये सेम ही चीज आती है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें रेनफॉल कितना होता है, 70 सेंटीमीटर से भी कम। तो अगर आपको पता हो कि इतना कम रेनफॉल हो रहा है, तो अपन पहुंच रहे हैं राजस्थान से लेके नॉर्थ वेस्ट के एरिया में। अब देखो हमने पढ़ा था क्या वाला, जो हमने पिछले वाले फॉरेस्ट पढ़े थे वो कौन कौन से थे, EDTSMM। ठीक है, तो इसमें ये ई वाले में कितना रेनफॉल हो रहा था 200 सेंटीमीटर, और ये डी वाले में 200 से लेके 70 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट थे, एक मॉइस्ट पार्ट था और दूसरा कौन सा था वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इस वाले मॉइस्ट वाले में कितना हो रहा था 200 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और ये जो ये वाला फॉरेस्ट था, जो ड्राई वाला फॉरेस्ट था, जो आपको कमेंट करके बताना था, जो मैंने बता दिया, उसमें कितना होना था 100 से लेके 70। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये वाला और ये वाला हम पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, पढ़े तो सबसे पहले आता है कि इसमें रेनफॉल हो रही है कितनी 70 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तो देखते हैं वो सेमी एरिड रीजन रहता है। सेमी एरिड रीजन इन द सेंस द पार्ट ऑफ गुजरात, द पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, इसके अलावा ये सारी तो स्टेट्स एरिया ये कवर करता है। इसके अलावा इसमें जो मेन बेसिक कमर्शियल ट्रीज है वो कौन कौन से, आर्कियस, यूफोबियस, कैक्टी एंड फॉलस। ये वाले जो सारे ट्रीज है वो इसके कमर्शियल ट्रीज है। इसके अलावा इसकी जो जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन पेड़ों की। ठीक है, जैसे ये पेड़ है, इसकी जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डीप इन द सॉइल जाती है। एज वेल एज इनकी जो स्टेम है, ये वाली जो स्टेम है ये क्या कवर करती है, इसके अंदर पानी स्टोर करती है। इसकी जो लीव्स होती है वो थिक होती है, जिससे इवेपोरेशन नहीं हो जाता, क्योंकि सूरज तो यहाँ पूरे बहुत ज्यादा ही चमकता रहता है, बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो ऐसा नहीं हो कि इवेपोरेशन हो जाए और पेड़ ही पूरा सूख जाए, नहीं, इसको बचाने के लिए थिक लीव्स होती है, एज वेल एज डीप रूट्स होती है और स्टेम में पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं जैसे कि रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर्स, टाइगर्स की स्पेलिंग गलत है बेटा। ठीक है, टाइगर्स, लायन, वाइल्ड एस, गधा और हॉर्सेस एंड कैमल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा द थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स। अब हम चलते हैं अगले वाले फॉरेस्ट में। अगला वाला कौन सा है बताओ, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, माउंटेन से ही निकल के आ रहा है माउंटेन। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट जो ऐसे फॉरेस्ट जो कि माउंटेन पे रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन की जगह पे है, माउंटेन वाले एरिया पे है, जहाँ पे टेम्परेचर तो कम है और ऑल्टीट्यूड हाई है। ठीक है, उन फॉरेस्ट को बोला जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट विद हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर, ऐसे फॉरेस्ट जिनकी हाइट 1000 to 2000 मीटर अबव द सी लेवल है, तो ये वाले फॉरेस्ट है ना हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। एज वेल एज इनके यहाँ पे थिक लीव्स होती है जो कि ओक और चेस्टनट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1500 to 3000 अबव द सी लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे कॉर्निफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, जहाँ पे जिनके कुछ कमर्शियल ट्रीज है, पाइन ट्री, देवदार ट्री, सिल्वरफिश, प्रूएंस एंड सेडार। इसके अलावा हमारे पास और भी आते हैं कि सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय में मिलता है और ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। कौन सा 1500 से 3000 वाला, और ये वाला कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा हमारे पास आता है मोर देन 3600, देखो ये वाला 1000 to 1500 2000, ठीक है, इसके बाद 1500 to 3000 और 3000 से अबव 3600 मीटर तक अबव सी लेवल जो भी हाइट के जाते हैं, तो यहाँ पे मेजर जो टेम्परेचर ग्रासलैंड टू एल्पाइन वेजिटेशन तक शिफ्ट होता है इनका। एज वेल एज यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्रीज है, सिल्वरफिर, जूनिपर, पाइन्स एंड बिर्चेस। इसके अलावा ये मॉसेस और लिचेंस का वेजिटेशन है, एल्पाइन वेजिटेशन जो कि टुंड्रा रीजन में होके जाता है, वहां पहुंच जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेजिंग कराते हैं। कौन ग्रेजिंग कराते हैं, दो नोमैडिक ट्राइब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाइए, इनके
गुज्जर्स अपने पास्चर्स को और बकरवाल अपने पास्चर्स को वहाँ इन फॉरेस्ट में, कौन से माउंटेन फॉरेस्ट में ग्रेजिंग कराते हैं अपने भेड़ बकरी जिनको भी कराते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कॉमन एनिमल्स है कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, यॉक, स्नो लेपर्ड्स, स्क्वेरल्स, बियर्स, रेड पांडा, गॉड और एक्सेट्रा। और ये रेड पांडा काफी रेयर है, और इसके अलावा शीप और गॉड जो रेयर स्पीशीज के होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल, सॉरी दैट्स ऑल फॉर मैंग्रोव, सो दैट्स ऑल फॉर माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं अगले वाले फॉरेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, इन द एरियाज ऑफ कोस्ट विद मड एंड सेल्ट, ठीक है। एक तो मड और सेल्ट के डिपॉजिट होंगे, और ये कोस्ट पे मिलते हैं, कोस्टल एरियाज पे मिलते हैं, ठीक है। ये वाले फॉरेस्ट कौन से वाले, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनका ये डेंस मैंग्रोव्स विद द रूट्स ऑफ सबमर्ज्ड इन वाटर, इन ये कोस्ट के यहाँ पे जो जो प्लांट्स उग रहे हैं, इनकी क्या है, रूट्स जो है वो सबमर्ज्ड हो जाती है वाटर में ही, ठीक है। डेंस मैंग्रोव्स होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा ऑफ गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स के डेल्टास पे मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। इनके मेजर कमर्शियल ट्रीज हैं पाम, कोकोनट, क्योरा एंड अगर, और मेजर एनिमल है जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहाँ पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और स्नेक्स भी मिलते हैं। वाटर एरिया तो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ की साइड। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूड किया गया है कि 90,000 एनिमल की स्पीशीज हमें मिली है। इसके अलावा 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, जो कि वर्ल्ड का 13% कवर करती है। 100% एरिया, 100% बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, 13% इंडिया में, जिसमें 2,000 स्पीशीज इंडिया में मिलती है। 2,546 स्पीशीज ऑफ फिशेज, ठीक है। ये मेरीन वाटर, सल्टी वाटर, फ्रेश वाटर तीनों की होती है, ठीक है। 12% ऑफ द वर्ल्ड कवर करती है इंडिया में। इसके अलावा 8% of world amphibians, reptiles and mammals are found in India. 5 से 8% इंडिया में mammals, reptiles and amphibians पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एलिफेंट्स हैं वो हॉट और वेट एरियाज में पाए जाते हैं इन द असम, कर्नाटका एंड केरला। इसके अलावा वन ऑन राइनो, एक सिंग वाला वो राइनो होता है, वो मिलता है असम और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। स्वैम्पी और मार्शली वेटलैंड्स ऑफ ये, ठीक है, इस जगह पे पाया जाता है। इसके बाद वाइल्ड एस एंड कैमल्स, ठीक है। तो कैमल्स मिलते हैं कहाँ पे, कैमल्स अगर डेजर्ट की बात होगी, डेजर्ट कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ गुजरात में और राजस्थान का थार डेजर्ट, ठीक है। वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा। उसके बाद हमें यहाँ पे बाइसन कौन होता है, जो बाइसन होता है ना, ऑक्स नहीं, जैसे सैंड को बोलते हैं बाइसन, ठीक है। इसके बाद नीलगाय मिलती है, चौसिंगा जिसके 4 सींग होते हैं। इसके अलावा गजेल और डियर मिलता है। अब लायन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में मिलते हैं, टाइगर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन और लेपर्ड्स में मिलते हैं। अब देखो लेपर्ड्स के साथ साथ स्नो लेपर्ड्स में मिलते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वाइल्ड ऑक्स, अब देखो कौन से वाले, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे हमें मिलता है वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतियन एंटीलोप, भारल, स्नो लेपर्ड हमने लेपर्ड्स यहाँ पे पढ़े थे ना, ये वाले में तो नॉर्मल लेपर्ड्स मिलते हैं, स्नो लेपर्ड्स हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में, जैसे कि लद्दाख और हिमालयन रीजन में, ठीक है। बियर, इबेक्स और ये सारे जानवर मिलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और हाई एल्टीट्यूड एरिया एंड लद्दाख रीजन और हिमालय, ठीक है। इसके बाद बात आती है टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल मिलते हैं कोस्टल एरियाज में। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक, डक्स, क्रेन्स, पिजन्स और बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स जो माइग्रेट होकर इंडिया आते हैं, यहाँ पे इनहेबिटेट करते हैं, यहाँ पे रहते हैं और फिर अपने सीजन के अकॉर्डिंग चेंज भी करते हैं। तो बहुत सारे काइंड ऑफ बर्ड्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं इंडिया में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे ह्यूमंस ने एक्सप्लॉइट किया है ये सारी वाइल्ड लाइफ और हमारा प्लांट्स को, फॉरेस्ट को। अब देखो ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अब इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिया का। इसके अलावा हमारे पास इसमें इकोसिस्टम में हमारे पास वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, हमारे पास प्लांट्स, वेजिटेशन सब कुछ बहुत टॉप नॉच का है इंडिया में, ठीक है। पर फिर भी हमारे लोग क्या है, इसको बिल्कुल या तो फॉरेस्ट को काट देते, जाके उसका ओवर यूज कर देते, या फिर वाइल्ड लाइफ को एक्सटिंक्ट पे ला देते हैं। इतनी सारी स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड है, ठीक है, एज वेल एज प्लांट की, एज वेल एज एनिमल्स की, सब चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इससे सफ़र करती है ड्यू टू ह्यूमंस, ठीक है? तो हमारा इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस इतना ओवर यूज़ करने लगते हैं चीज़ों को। पर उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ऑल्दो ये सब है तो हमारे रिसोर्सेज, हमें ही इनका ध्यान रखना है। तो क्या-क्या चीज़ है वो, ठीक है? अब क्या है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं इंडिया के द्वारा, जिसमें सुंदरबन है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु एज़ वेल एज़ कर्नाटका में भी। इसके बाद नंदा देवी है उत्तराखंड में। ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ब्लू से, और ये कहाँ-कहाँ लोकेटेड है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है? ये नोक्रेक मेघालय में है, ग्रेट निकोबार कहाँ पे होगा ये सोचो? ये होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है? इसके बाद मनास असम में, सिम्प्लीफाल उड़ीसा, इसके बाद दिहांग एंड दिबांग, ये तो नाम ही वहाँ सेवन सिस्टर्स जैसा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है ये कंचनजंगा, जो कि सिक्किम लोकेटेड है। कंचनजंगा का तो हम हिमालयस में भी मेंशन पढ़ते हैं। इसके बाद पचनारी मध्य प्रदेश में, और अचानक मार और अमरकंटक ये एक ही है, डैश है इसके बीच में। इसके बाद ये है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ठीक है? ये हो गई। अब देखो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है? 1952 से दे रखी है, और उसके बाद से गवर्नमेंट ही इस सब ये जो सारे बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर ये इकोसिस्टम को कौन संभाल रहा है? गवर्नमेंट ही संभाल रही है। इसके बाद वेरियस प्रोजेक्ट सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी चला रखे हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो सके। उसके बाद 89 नेशनल पार्क एज वेल एज 140 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की गई है, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया सारा, हमने वाइल्ड लाइफ पूरी पढ़ी, हमने प्लांट्स पूरे पढ़े, प्लांट्स में हमने सारे 5 तरह के फॉरेस्ट पढ़े, ठीक है? क्लाइमेटिक कंडीशन क्या-क्या चीज़ें डिफर करती है वो सब हमने पढ़ा है। इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने क्या-क्या रोल्स प्ले कर रखे हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर हमारे प्लांट्स एनिमल्स हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके, कंजर्वेशन हो सके, या फिर कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके, तो वो सब हमने पढ़ा। So that's all for chapter 5, ठीक है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में अगले वाले चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, एंड टाटा।